हेलो एवरीवन। आप लोगों ने कहावत तो जरूर सुनी होगी, शुभ शुभ सोचो। लेकिन एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऐसा भी है जिसे खरीदते समय हम शुभ नहीं अशुभ सोचते हैं। हमारे माइंड में एक अजीब सी नेगेटिविटी रहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे फैमिली मेंबर्स का क्या होगा। ऑब्वियसली हर फैमिली मेंबर की अपनी एक अलग जगह होती है जिसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन हर कोई ये चाहता है कि उसके जाने के बाद उसकी फैमिली को एटलीस्ट फाइनेंशियल फ्रंट पे किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, और इसीलिए वो टर्म इंश्योरेंस परचेज करता है। टर्म इंश्योरेंस बेसिकली एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में, जहां पर इंश्योरेंस कंपनी एक इंडिविजुअल को प्रॉमिस करती है कि उसकी डेथ के बाद एक प्रॉमिस अमाउंट उसकी फैमिली को दे दिया जाएगा। अब वो डेथ किस पीरियड में होनी चाहिए और कितना अमाउंट पे किया जाएगा, ये पहले से ही एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होता है। जब एक कंपनी एक फिक्स अमाउंट फैमिली मेंबर्स को देने का प्रॉमिस कर रही है, तो ऑब्वियसली फ्री में तो ऐसा करेगी नहीं। तो वो जो इंडिविजुअल है उसको उस प्रॉमिस के अगेंस्ट कुछ अमाउंट कंपनी को पे करना पड़ता है, जिसे हम प्रीमियम के नाम से बुलाते हैं। अब आप कितना प्रीमियम पे करने वाले हैं कंपनी को, वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप किस एज के अंदर इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं, आप कितने रुपए का इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं, इंश्योरेंस को खरीदते समय आपको कोई बीमारी तो नहीं थी। ऐसे कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। टर्म इंश्योरेंस के अंदर जो वर्ड टर्म है उसका एक्चुअल मतलब टाइम पीरियड ही है। मान लीजिए आप 30 इयर्स के हैं और आपने एक इंश्योरेंस परचेज कर लिया, और आपने जो इंश्योरेंस कवर लिया है वो 70 इयर्स की एज तक का लिया है। मतलब कि इन 40 सालों के अंदर अगर आपकी डेथ हो जाती है, तो कंपनी एक फिक्स अमाउंट आपके फैमिली मेंबर्स को पे कर देगी। तो यहाँ पर जो टर्म इंश्योरेंस की टर्म है वो 40 इयर्स की हुई। लेकिन जब हम टर्म इंश्योरेंस को खरीदने के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये आता है कि वाक़ई ही क्या कंपनी अपने प्रॉमिस को फुलफ़िल करेगी? क्योंकि जो पर्सन टर्म इंश्योरेंस खरीद रहा है, उसकी डेथ के बाद कंपनी को वो पेमेंट करनी होगी। और हमारे मन में ये डाउट रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी कोई फालतू का एक्सक्यूज़ लेकर आ जाए और मेरे फैमिली मेंबर्स को पैसे देने से मना कर दे। यही एक फैक्टर है जो हमारे टर्म इंश्योरेंस के खरीदने के डिसीज़न को बहुत ज़्यादा हार्ड बना देता है। और आज मैं आपसे इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। आइए डिटेल में समझते हैं पूरे के पूरे टर्म इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को, और कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसे आपको हमेशा माइंड में रखना चाहिए इंश्योरेंस खरीदने से पहले। टर्म इंश्योरेंस को खरीदते समय सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो हमें लेना होता है कि हमें किस कंपनी से अपना इंश्योरेंस परचेज करना है। क्योंकि हमारी कंट्री में मल्टीपल कंपनीज अवेलेबल है जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब भी आपको कंपनी का सिलेक्शन करना हो तो आप उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर स्टडी करें। क्लेम सेटलमेंट से हमारा मतलब यहाँ पर यह है कि जब किसी कस्टमर की डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ के बाद क्या वाकई ही कंपनी उसकी फैमिली मेंबर्स को पेमेंट देती है या नहीं देती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो कंपनीज है, ए कंपनी एंड बी कंपनी, और ए कंपनी के पास टोटल 15,000 क्लेम आए हैं, और 15,000 में से कंपनी ने 14,700 क्लेम को सेटल कर दिया। मतलब 14,700 फैमिलीज ऐसी थी जिनको उनका पेमेंट दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो ए कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो 98% का हुआ। सिमिलरली हमारे पास एक और कंपनी है बी कंपनी, और उनके पास जो टोटल क्लेम आए हैं वो 16,000 आए हैं, और 16,000 में से बी कंपनी ने 15,600 क्लेम को सेटल किया है। तो यहाँ पर बी कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो 97.5% है। तो कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो जितना ज्यादा होता है, कंपनी को उतना ही बेहतर माना जाता है। लेकिन क्लेम सेटलमेंट रेशियो के अलावा एक और फैक्टर भी है जो आपको हमेशा माइंड में रखना चाहिए, वो है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। हर कंपनी अपने क्लेम सेटलमेंट रेशियो को अच्छा ही बनाकर रखती है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हर कस्टमर इंश्योरेंस खरीदने से पहले इस फैक्टर को कंसीडर करता है। लेकिन अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि मान लीजिए कंपनी के पास 100 क्लेम आए और कंपनी ने 98 क्लेम्स को पास कर दिया। तो अगर हम इस इंफॉर्मेशन को बेस बनाएं तो कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो तो 98% को हुआ। लेकिन अगर हम अमाउंट की बात करें, सपोज जो 100 क्लेम्स कंपनी के पास आए तो 50 करोड़ के थे, कंपनी ने जो 98 क्लेम को सैंक्शन किया है उसका अमाउंट बनता रहा 45 करोड़। तो वो दो क्लेम जो कंपनी ने रिजेक्ट किए हैं उसका टोटल हो गया 5 करोड़। तो यहाँ पर अगर हम उनके अमाउंट सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो वो 90% निकल कर आता है।
तो दोनों पैरामीटर्स आपको एक साथ स्टडी करने चाहिए। इसके अलावा आपको कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट भी जरूर देखना चाहिए कि उनका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है। जितना बड़ा पोर्टफोलियो होगा इसका मतलब यही है कि मैक्सिमम लोग उसी कंपनी का इंश्योरेंस लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो इसी बात पे डिपेंड करता है कि उनके पास कितना पैसा है और पैसा कहाँ से आ रहा है, प्रीमियम के फॉर्म में कस्टमर ही उनको दे रहे हैं। इसके अलावा वो कंपनी का सोल्वेंसी रेशियो भी जरूर चेक करना चाहिए। सोल्वेंसी रेशियो हमें ये बताता है कि कंपनी क्या इतनी कैपेबल है कि वो फ्यूचर के अंदर अपने डेट्स को पे ऑफ कर पाएगी। तो सोल्वेंसी रेशियो कम से कम कंपनी का 1.5 तो होना ही चाहिए। तो यही सारे पैरामीटर्स हैं जिनको आप जरूर डिटेल में स्टडी करें इंश्योरेंस खरीदने से पहले। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आपको टर्म इंश्योरेंस खरीदते समय लेना होता है वो ये है कि आपको कितने रुपए का इंश्योरेंस कवर लेना है। अब यहाँ पर इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक टेबल की हेल्प लेंगे, जहां मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको अपने इंश्योरेंस कवर की कैलकुलेशन करनी है। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि ये टेबल क्या है और कैसे काम करती है। आपको एक्चुअल में कितने रुपए का इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए, इस क्वेश्चन के जवाब के लिए आपको अपने आप से कुछ और क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। जैसे कि आप पे कोई लाइबिलिटी तो नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है कि आपने होम लोन लिया हुआ है 20 लाख रुपीज़ का। सबसे पहले तो अपनी लाइबिलिटीज को कंसीडर कीजिए। उसके बाद ये देखिए कि आपके पर एनम हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितने हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एज्यूम किया है कि एक फैमिली के जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है वो 8 लाख रुपीज़ है, और जो पर्सन अपना इंश्योरेंस ले रहा है उसके पर्सनल एक्सपेंडिचर 3 लाख है। मतलब कि अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके पर्सनल एक्सपेंडिचर तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उसकी फैमिली को अपनी डे टू डे खर्चों को फेस करने के लिए हर साल 5 लाख रुपए की जरूरत है। अब हमारा इन्वेस्टमेंट का थंब रूल ये कहता है कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो इंटैक्ट रहना चाहिए, और वो कुछ इस तरीके से इन्वेस्ट होना चाहिए कि उससे आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएं कि आप अपने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को बियर कर लें। तो यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट है वो एक रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने एफडी का सिलेक्शन किया है, और एट प्रेजेंट जो एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% का चल रहा है। इसका मतलब अगर आप 1 करोड़ रुपीज की एफडी करवाएं तो आपको हर साल 5 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी, जिससे आप अपने हर साल के हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को फेस कर पाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि फ्यूचर में कुछ स्पेशल आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, जैसे बच्चे की एजुकेशन के लिए या बच्चे की मैरिज के लिए। यहाँ पर मैंने एज्यूम किया है कि एक फैमिली है जहाँ बच्चे की एजुकेशन के लिए उन्हें फ्यूचर में 10 लाख रुपए की ज़रूरत है और मैरिज के लिए 20 लाख की ज़रूरत है। तो यहाँ पे टोटल जो स्पेशल नीड्स है फंड्स की वो 30 लाख की है। तो इसका मतलब अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को कंसीडर करें तो एक पर्टिकुलर पर्सन को टोटल 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस लेना चाहिए, जो कि टोटल है हमारा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी का, पर एनम हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो है उसको जनरेट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी होगी उसका, और जो स्पेशल फंड्स की आपको रिक्वायरमेंट है, ये हमारा थर्ड पैरामीटर है। लेकिन इसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि क्या आपके पास एट प्रेजेंट कोई एसेट्स हैं, जैसे कि आपने इक्विटी के अंदर या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, या आपने कोई पहले से इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी हो, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसको आपने इस 1.5 करोड़ में से लेस करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि ये जो 1.5 करोड़ की आपको रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा आपके पास 20 लाख रुपीज़ की एसेट्स हैं और आपके पास ऑलरेडी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है 30 लाख की, मतलब 50 लाख रुपीज़ आपके पास ऑलरेडी हैं। तो आप इन 50 लाख को 1.5 करोड़ में से लेस कर दीजिए, तो आपको जो इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए वो 1 करोड़ का होगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपने इंश्योरेंस कवर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। थर्ड फैक्टर जो टर्म इंश्योरेंस को खरीदते समय हमेशा आपको माइंड में रखना चाहिए कि आपको कितने समय के लिए इंश्योरेंस कवर लेना है। जनरली ये कहा जाता है कि आपको 65 से 70 ईयर्स तक का इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए, क्योंकि तब तक आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ बच्चों के बड़े हो जाने की या उनके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की नहीं है। आपको बच्चों के अलावा अपने स्पाउस के बारे में भी सोचना चाहिए कि आपके जाने के बाद वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें। इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो, जो कि ड्यू टू इम्प्रूव मेडिकल फैसिलिटी इंक्रीज हो चुकी है। अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को एक साथ समझें तो हमें अपना जो इंश्योरेंस कवर है वो 80 या 85 ईयर्स तक का तो जरूर लेना चाहिए। इसके बाद जो फोर्थ फैक्टर है जो हमेशा टर्म इंश्योरेंस को खरीदते समय हमें माइंड में रखना चाहिए वो है राइडर। जब भी आप इंश्योरेंस खरीदने के लिए जाएंगे तो एजेंट आपसे जरूर राइडर के बारे में बात करेगा।
ये फैक्टर इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी आप राइडर को अपनी पॉलिसी में अटैच करते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो हमें बड़े ही ध्यान से राइडर का सिलेक्शन करना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि राइडर कौन-कौन से हैं और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए राइडर के सिलेक्शन के समय। टर्म इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट तो बड़ा सिंपल है, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि डेथ के केस के अंदर जो कंपनी है वो एक फिक्स अमाउंट आपके फैमिली मेंबर्स को पे कर देती है। लेकिन अगर आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी लेना चाहते हैं तो राइडर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन राइडर्स का सिलेक्शन आपको बड़ा वाइजली करना चाहिए क्योंकि जैसे-जैसे आप राइडर्स को इंक्लूड करते चले जाएँगे, वैसे-वैसे आपका प्रीमियम का अमाउंट भी बढ़ता चला जाएगा। आजकल कंपनीज़ कई तरह के राइडर्स ऑफर कर रही हैं, तो बड़ा सोच समझ के आप राइडर्स का सिलेक्शन कीजिए और कुछ एक राइडर्स के बारे में आप लोगों से मैं आज यहाँ बात करने वाला हूँ। जैसे कि हमारे पास एक राइडर अवेलेबल है टर्मिनल इलनेस को लेकर और क्रिटिकल इलनेस को लेकर। टर्मिनल इलनेस और क्रिटिकल इलनेस में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि टर्मिनल इलनेस को इरिवर्सिबल कहा जाता है, मतलब सर्वाइवल का रेट यहाँ पर बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। और क्रिटिकल इलनेस के अंदर हम कह सकते हैं कि बचने की गुंजाइश थोड़ी ज्यादा होती है। आजकल कुछ कंपनीज टर्मिनल इलनेस की फैसिलिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, मतलब उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको नहीं देना पड़ता। बट क्रिटिकल इलनेस का अगर आप कवर अप लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ सकता है। अब ये काम कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई इंश्योर्ड पर्सन है, उसे कोई बीमारी हो गई है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका टोटल इंश्योर्ड अमाउंट होगा, उसका कुछ परसेंटेज आपकी फैमिली को पहले ही दे दिया जाएगा आपके ट्रीटमेंट के लिए। उस ट्रीटमेंट के बाद अगर आप बच जाते हैं, तो जो रेजिडुअल अमाउंट रह जाएगा, उससे आपका जो इंश्योरेंस है वो कंटिन्यू रहेगा। सपोज़ आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है, सपोज़ कंपनी ने 50 लाख रुपीज़ पहले ही दे दिए फैमिली को ट्रीटमेंट के लिए और आप बच गए, तो आपका जो बाकी का इंश्योरेंस कवर है 50 लाख का कंटिन्यू रहेगा। और अगर डेथ हो जाती है, तो जो रेजिडुअल अमाउंट, जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल दी 50 लाख रुपीज़ रेजिडुअल रह चुका है, क्योंकि 50 लाख रुपए पहले ट्रीटमेंट के लिए दिए जा चुके थे, तो बाकी का जो अमाउंट है वो फैमिली को डेथ के बाद पे कर दिया जाता है। एक होता है राइटर वेवर ऑफ प्रीमियम का। जैसे मान लो किसी ने अपने बच्चे के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया है और वो प्रीमियम पे कर रहा है अपने बच्चे के लिए, और अगर उस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो गई है, तो बच्चे को प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पर। बच्चे का इंश्योरेंस चलता चला जाएगा, मतलब कंपनी की ऑब्लिगेशन एज़ इट इज़ रहेगी, लेकिन बच्चे की कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी प्रीमियम को देने की। तो इस तरह के कई सारे राइडर्स आपको और भी देखने को मिल जाएँगे। इसके अलावा जब भी आप टर्म इंश्योरेंस खरीदें, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमेशा आपको दिमाग में रखनी है, वो यही है कि आपने कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपानी नहीं है। अगर आप स्मोक करते हैं, अगर आप ड्रिंक करते हैं, तो क्लियरली इसको मेंशन कीजिए, क्योंकि अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं, तो उसका बेनिफिट कंपनी को ही मिलता है और कंपनी आपकी डेथ के बाद आपकी कंसील्ड इन्फॉर्मेशन को बेस बनाकर आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। So that was all from my side. Now you pick the right company for your term insurance. Take care.